ये है जैकल। लोगों को बेस बदल कर मारना और कॉन्ट्रैक्ट लेना इसका काम है। बड़े से बड़े आदमी की खटिया खड़ी कर सकता है। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ बातों को बार बार रिपीट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें अब मैं तुम्हारा काम सिखाऊंगा। इसके सामने बिल्कुल इस जैसा एक आदमी मरा पड़ा होता है। अगले दिन वो आदमी जर्मनी मंच नाम के शहर में एक बिल्डिंग में सफाई करने जाता है। बिल्डिंग का गार्ड इस बूढ़े का हाल चाल पूछता है, लेकिन वो उसी डायलॉग को रिपीट करता है जो वो इस सीरीज की शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो आदमी लिफ्ट में इंटर होता है तो उसके फेस और आईडी की वेरिफिकेशन होती है और फिर लिफ्ट 13 फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर इस आदमी का सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से होता है और वो इसे इसका काम बताता है। लेकिन ये आदमी इसे कहता है कि अब तुम मुझे मेरा काम सिखाओगे। और फिर वो एक कमरे में वैक्यूम क्लीनर को स्टार्ट करता है और अपने बैग से एक गन को निकालता है। इतनी देर में वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाती है और वो आदमी उसको शूट कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक होता है और वो वैक्यूम की आवाज़ अभी भी आ रही होती है और वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी से उस वैक्यूम को बंद करने का कहता है। लेकिन वो आदमी इस गार्ड को भी शूट करके मार देता है। ये सब इलियास भी देख लेता है और वो अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इलियास की टांग पर शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर बूढ़ा आदमी बिल्डिंग की छत पर जाता है जहाँ से वो कुछ स्मोक को फेंकता है और एक रस्सी की मदद से नीचे आ जाता है और फिर अपने किराए के मकान पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपने मुंह से मास्क उतारता है। असल में ये है जैकल। इसका काम है स्पाई लेकर लोगों को मारना और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी होता है। अगले दिन न्यूज़ में खबर चल रही होती है कि लियास को किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और लियास के पिता, जिसका नाम मैनफ्रीड है, वो इस अपने बेटे का पता लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। रास्ते में मैनफ्रीड की सेक्रेटरी मैनफ्रीड से यूडीसी के बारे में पूछती है, जिस पर मैनफ्रीड कहता है यूडीसी एक फ्रॉडी आदमी है। वो जब भी किसी नई सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करता है तो वो लोगों को खूबसूरत ख्वाब दिखाता है। दूसरी तरफ जैक अपने एक बैग से एक स्नाइपर को बना लेता है और मैनफ्रीड के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। मैनफ्रीड को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर ही जैकल मैनफ्रीड को हेडशॉट देते हुए मौत की सैर करा देता है। मैनफ्रीड का सिक्योरिटी गार्ड को जैकल की लोकेशन का पता चल जाता है और वो वहाँ पर पुलिस भेजता है। लेकिन जैकल अपनी स्नाइपर को फिर से बैग में फिट करने के बाद बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। पुलिस इस कमरे के अंदर दाखिल होती है, लेकिन जैकल ने इस कमरे में एक बॉम्ब लगाया होता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। तमाम सबूत पानी की तरह साफ हो जाते हैं। जैकल अपनी कार को चेंज करता है और दूसरी कार में अपना सफ़र शुरू कर देता है और उसकी पहली कार भी ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हम बियांका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि गन की टेस्टिंग कर रही होती है और वो गन की एक स्पेशलिस्ट होती है। जैकल जर्मनी की एक एंटीक शॉप में जाता है और वहाँ पर से कुछ महंगे एंटीक खरीदता है। बियांका अब शाम को अपने घर जाती है तो उसका हस्बैंड न्यूज़ देख रहा होता है। बियांका देखती है कि मैनफ्रीड को किसी ने स्नाइपर से मार दिया है। इतनी देर पर बियांका की बेटी वहाँ पर आ जाती है और वो बियांका से पेरेंट मीटिंग में आने का कहती है जो कि इसके स्कूल में होने वाली थी। बियांका जाने का वादा करती है। असल में बियांका काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बिजी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती। जैकल एंटीक लेने के बाद जर्मनी से फ्रांस जा रहा होता है। रास्ते में जैकल को एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है और इसकी गाड़ी की चेकिंग करता है। जैकल पहले तो घबरा जाता है और फिर गाड़ी की चेकिंग करवाता है। गाड़ी में एक बॉक्स पड़ा होता है। वो पुलिस वाला उसकी भी खोलने का कहता है। जैकल इस बॉक्स को ओपन करता है। इसमें एंटीक होती है और वो कहता है कि इसीलिए तो वो जर्मनी आया था। वो पुलिस वाला इसे जाने की परमिशन दे देता है और जैकल वहाँ से 9-11 हो जाता है। बियांका अगले दिन अपने ऑफिस में जाती है और मैनफ्रीड के केस के बारे में जानकारी लेती है। हैरत की बात यह होती है कि किलर ने 3820 मीटर दूरी से शूट किया था और आज तक इतनी दूरी से कोई शूट नहीं कर सका। बोले तो नामुमकिन। बियांका अपने कोलीग से भी पूछती है तो वो कहता है अंदर मीटिंग होने वाली है। बियांका भी इसको ज्वाइन कर लेती है। बियांका उस आदमी से फिर से रेंज कंफर्म करती है तो वो ब्रिटिश बताता है 3820 मीटर। बियांका कहती है वहाँ से कोई राइफल मिली हो तो ब्रिटिश बताता है नहीं। बियांका इस बिल्डिंग की फुटेज देखती है तो वहाँ से एक आदमी अपने छोटे से बैग को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। बियांका कहती है कि वो उस राइफल को उस बैग में नहीं बंद कर सकता। तो इकबाल कहती है क्या मतलब। तो बियांका बताती है राइफल को इस तरह डिज़ाइन किया गया होगा कि वो बैग में फिट हो सके, जिस पर बियांका का कुलीग इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये तो इम्पॉसिबल है यार। बियांका कहती है एक गन मेकर है जो इस तरह की राइफल बनाने की कोशिश कई सालों से कर रहा है।
इसका नाम नॉर्मन है। इसबेल कहती है तो वो कहाँ से मिलेगा? तो बियांका बताती है कि 2018 से वो फरार है, लेकिन मेरे पास एक एसेट है जिसका नाम स्पैरो है और वो इसकी मदद से नॉर्मन का पता लगा लेगी। मीटिंग ख़त्म होते ही तो इसबेल बियांका से नॉर्मन के बारे में और भी कुछ जानकारी लेती है। तो बियांका बताती है 80s में वो सोल्जर के लिए गन बनाते थे, लेकिन कुछ अरसा बाद नॉर्मन और उसके भाई लैरी ने कुछ लोगों को बिला वजह मार दिया था। नॉर्मन भाग गया, लेकिन लैरी पकड़ा गया और इसने 15 साल की जेल के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिस पर इसको जेल से रहा किया गया था। इसकी वाइफ स्पैरो से मैं नॉर्मन का पता लगा लूँगी और वो बेलफास्ट में रहते हैं। जैकल फ्रांस पहुंच जाता है और वो अपने नेक्स्ट क्लाइंट से डील करने के लिए पब्लिक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए बात करता है। जैकल किसी को भी अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करता और ना ही अपना फेस, लेकिन इस बार क्लाइंट इससे मिलकर डील करना चाहता है। फिर क्या था, वो टाइम और जगह बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। बियांका फ्लाइट से बेलफास्ट पहुँच जाती है और स्पैरो से मिलती है। स्पैरो बियांका को देखकर खुश नहीं होती और वो बियांका से आने की वजह पूछती है। तो बियांका बताती है कि इसको नॉर्मन का पता चाहिए। तो स्पैरो कहती है कि काफ़ी सालों से हमारा नॉर्मन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं, लेकिन बियांका के जोर देने पर वो मान जाती है। स्पैरो बियांका से पूछती है कि उसने शादी की, तो बियांका झूठ बोलती है, नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है। बियांका शाम को घर आने के बाद स्पैरो को कॉल करती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले दिन जैकल ब्रिज के पास से गुजरते हुए एक नदी के पास आकर दूरबीन से अपने क्लाइंट के पहुंचने का इंतज़ार कर रहा होता है। वो क्लाइंट एक लड़की होती है और वो एक कटज में जाने के बाद जैकल का इंतज़ार कर रही होती है। जैकल उसे सामने देखने का ही कहता है और उस औरत का नाम रूडिन होता है और वो यूडीसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो इस काम के लिए $10 मिलियन ऑफर करती है, लेकिन जैकल कहता है इसको 10 गुना कर दो और फिर ये डील होगी। लेकिन ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। बियांका अपने डिपार्टमेंट में जाकर फिर से स्पैरो को कॉल करती है, लेकिन कंटिन्यूसली उसका कोई जवाब नहीं आ रहा होता। तो फिर बियांका इस बेल के पास जाती है और उसे कहती है कि उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी क्योंकि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इस बेल कहती है तो फिर क्या करें? तो बियांका कहती है कि इसकी एक बेटी है एमा, जो कि लंदन में है और हमें इसको अपने हाथ में करना होगा। फिर स्पैरो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। इस बेल बियांका को परमिशन दे देती है। फिर अगले दिन बियांका एक ऑफिसर को एमा को बिला वजह अरेस्ट करने का कहती है। फिर वो गार्ड एमा को वहाँ से जाने का कहता है, जो कि स्ट्राइक दे रही होती है और वो उस ऑफिसर की बात नहीं मानती। तो वो एमा को अरेस्ट कर लेता है। एमा को पूछताछ वाले कमरे में बिठाया जाता है और उसको बिला वजह डराया भी जा रहा होता है। एमा वकील करने का कहती है, लेकिन बियांका उस ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और वो सिर्फ अपनी माँ को कॉल ही कर सकती है। इसके बाद इसको एक जेल में धक्के देते हुए बंद कर दिया जाता है। जैकल स्पेन में पहुंच जाता है, जहां पर इसकी वाइफ और एक बच्चा रहता है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एमा की जेल में तबीयत खराब हो जाती है। बियांका भी वहाँ से उसको हॉस्टल ले जा रही होती है। एम्बुलेंस में इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे होते हैं। शाम को जैकल अपने क्लाइंट से मैनफ्रेड के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांगता है, लेकिन वो जैकल को फक यू कहता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।